रखिए आप। एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उससे पहले राहुल जी ने कहा, और फिर वो 2006 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले बयान तक गया। इन तीनों की व्याख्या आप कैसे करेंगे जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है? अवधेश जी। इस समय अगर राहुल गांधी के पिछले लंबे समय के वक्तव्यों को देखे, कांग्रेस के प्रेस ब्रीफिंग को देखे, मैनिफेस्टो को देखे और पीछे यूपीए सरकार को मिला के देखे तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। वो आप उससे सहमत हो नहीं हो। देखिए, मनमोहन सिंह की जो 9 दिसंबर 2006 के बयान की चर्चा हो रही है, उस बयान की पृष्ठभूमि में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट थी। यह बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भारत में मुस्लिम आबादी की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर आधारित थी और उसके बाद से यूपीए सरकार, तो उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी जिनसे अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके। देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस या कोई खंडन कर रहा है, ये पंक्ति है उसमें। और उस समय सच्चर आयोग के बाद जो सब चीजें रिपोर्ट लागू हो रही थी और कांग्रेस ने ही हमारे देश में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया था। दूसरी घटना जो है वो 2014 चुनाव के पहले की है और बिल्कुल जब चुनाव सिर पर था, एक दिन पहले जब लागू होना था आचार संहिता, उसके एक दिन पहले 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने 123 दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था और उसके लिए कानून में बदलाव किया था। आपका आर्थिक चैनल है, आपको जरूर ध्यान में होगा, वो जो कानून था 2013 का, उसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013, और उसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है 27 फरवरी 2014 को। वक्फ बोर्ड ने बताया कि हमारी ये संपत्तियां हैं और 5 मार्च को ये घोषणा हो गई है और डीडीए को, बाकी संस्थानों को दिया गया कि इस संपत्ति को डी नोटिफाई किया गया। ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार आने के बाद वो कैंसिल हुआ है, हाईकोर्ट ने भी उस पर फैसले दिए हैं। और जो ये बजट है उसमें आप देखेंगे, देखिए देश में अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबका विकास होना चाहिए। अगर मुसलमानों की आबादी में पिछड़े ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्थान होना चाहिए, लेकिन अब विशेष तौर पर फोकस करते हैं और बताते हैं कि इसमें मुसलमान शब्द नहीं है, तो पृष्ठभूमि बताती है कि आप पहले से क्या करते रहे हैं और अभी आप जो बोल रहे हैं वो क्या है। इसलिए लगता है कि अल्पसंख्यकों पर आप घोषणा पत्र में देखेंगे तो बिल्कुल एक लंबी पंक्ति है, वो 8-9 पॉइंट है उसमें, जो बताता है कि उनके वस्त्र का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का हम सुनिश्चित करेंगे, उनको फंडामेंटल राइट कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि इस समय जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जिस मिथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने ध्वस्त कर दिया कि बगैर माइनॉरिटी या मुस्लिम वोट के देश में बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है। 2 बार यहां सरकार बन गई, 2 बार उत्तर प्रदेश में बन गई, उस वोट के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। देश में आर्थिक विषमता है, कम होनी चाहिए, किसी की असहमति नहीं है। गांधी जी से लेके यहां तक कि जनसंघ के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी इस पर मत दिया था कि देश में 1/16 के ही ज्यादा से ज्यादा अंतर होना चाहिए। किसी को अगर 1 रुपया है तो दूसरे को 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो विचार बदल गए इस समय आप अपनी क्षमता के अनुसार और कानून के तहत जितना परिश्रम करके आप अपना संपत्ति अर्जित करते हैं वो होता है। तो कांग्रेस जो बोल रही है घोषणा पत्र में, तो आप देखेंगे तो अब वो पंक्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का आपने ही सुनाया है अभी। और राहुल गांधी जी के जो हैदराबाद का बयान है उसमें भी धन के पुनर्वितरण का है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, इसमें कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि सर्वे होगा तो कैसे होगा, किसका होगा, क्या इस पर काम किया गया है। फिर उस सर्वे को क्या सरकार सारी संपत्तियों का नेशनलाइजेशन करेगी, राष्ट्रीयकरण करेगी, फिर उसको बांटेगी, उसके लिए कौन कौन चुना जाएगा। तो ऐसे अनेक प्रश्न है, लेकिन इससे भय जरूर पैदा होता है कि क्या देश में जिस ढंग से सोवियत संघ में या बाकी जगह एक उथल पुथल हुआ था कम्युनिस्टों के शासन के बाद, देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में वही हो रहा है। और क्या इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को ध्यान रखते हुए किया गया है, क्योंकि पृष्ठभूमि ऐसा बताती है। तो अवधेश जी, एक छोटा सवाल और, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि घरों के गहने निकाल लिए जाएंगे, सोने चांदी, और आपने भी कहा कि संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये माना जाए कि जो
कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं 2006 से टिल डेट, इसमें सीधे सीधे आरोप उन्होंने लगा दिया है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस और उनके प्रेम में ये सारा कुछ हो रहा है। ये जो सीधा आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 9 पॉइंट है इनके घोषणा पत्र में। आप अगर 9 पॉइंट को देखेंगे तो इसमें अलग से चीजें, अल्पसंख्यक शब्द है, इसमें मुस्लिम शब्द नहीं है, लेकिन अब इसमें पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की बात हो रही है। ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाएगा। देखिए पर्सनल लॉ जो है, इसके सुप्रीम कोर्ट ने भी, या आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड की बात है, तो एक तरफ कॉमन सिविल कोड देश में आ रहा है, दूसरी ओर आप पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये लगता है करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वोट के लिए मुस्लिम वर्ग को खासकर अल्पसंख्यक के नाम पर रिझाने की उनको कोशिश की जा रही है। उनके अंदर ये भाव पैदा किया जा रहा है कि आपके अंदर गरीबी ज्यादा है, आपके अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, आप पिछड़े रहे और मेरी सत्ता आएगी तो हम इस प्रकार से काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो प्रधानमंत्री, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है राजीव, लेकिन कांग्रेस इसका उत्तर क्या दे रही है? कांग्रेस ने अभी तक क्या इसका खंडन किया है कि हम मुसलमानों के, हमारी जो धन पुनर्वितरण की जो बात है उसमें मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष तौर पर कुछ नहीं है? साहस के साथ कांग्रेस आए और घोषित करे कि ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, तो कांग्रेस बीच की भाषा ले रही है। और आप देखेंगे कि ये जो इस बार का जो बजट है उसमें कई चीजें ऐसी है जो ये बता रही है, जैसे एक बुक का उल्लेख है इसमें, वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अब है, वो जो क्या है रिपोर्ट, मैं अभी पढ़ दे रहा हूं आपको। थॉमस पिकेटी की जो है कि भाई 1922 से 2023 तक भारत में कैसे बिलियनर बढ़े हैं, तो उसमें बाकी को हटा करके नरेंद्र मोदी की सरकार में कैसे बढ़े हैं, और उसमें पूछा जा रहा है कि आपको किस में से चुनना है, सभी के लिए समृद्धि या कुछ लोगों के लिए धन के बीच, न्याय या अन्याय के बीच। तो ये सारे शब्द ऐसे बता रहे हैं कि जैसे देश में कोई फिर से एक माओवादी या मार्क्सिस्ट क्रांति होने वाली है, और उसमें अल्पसंख्यकों को सामने रख करके विशेष तौर से होगी, क्योंकि इस सरकार में, इसमें आप आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि कैसे इस सरकार में अल्पसंख्यकों को समस्या हुई है, और 2019 में जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था वो आज भी लागू होती है। तो उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बात है। मेरा अपना मानना है और सच्चाई है कि इसमें विशेष तौर पर मुस्लिमों के लिए इसमें ध्वनि आती है, और साथ साथ एक डरावना भय पैदा होता है लोगों के अंदर जिन्होंने अपने परिश्रम से संपत्ति अर्जित की है, कि क्या भविष्य में ऐसे लोगों के संपत्ति अर्जित करने पर या ऐसे लोगों को विकास करने पर उस पर कोई प्रतिबंध या उसकी कोई सीमा तय कर दी जाएगी। दिलीप सर, ये बताइए कि क्या जो मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम प्रेम का आरोप कांग्रेस के ऊपर उसके मैनिफेस्टो को लेकर लगाया गया है, प्रधानमंत्री ने किया है, वो आपको लगता है जैसे